हिंदी व्याकरण। इसमें आपके पेज नंबर 73 पे है। कौन सा चैप्टर है? भाषा और व्याकरण। आज हम पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा क्या है? मनुष्य अपने मन के भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए किसी न किसी साधन का सहारा लेता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या है? ये हमारे जो बातचीत करने का, सुनने का, समझने का माध्यम कौन सा है? भाषा है। तो भाषा क्या है? जिससे मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है, ये भाषा कहलाता है। यानी कि मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, भाषा है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है आपकी बुक में। सहेली है जो प्रिया से पूछा तुम क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा मैं गीत लिख रही हूँ। इस उदाहरण में विशाखा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रही है और प्रिया अपने विचारों को गीत के माध्यम से लिखकर व्यक्त कर रही है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी भाषा की परिभाषा भी यही है, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा। और दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब है आपके भाषा के भेद। भाषा के भेद। ठीक है, भाषा के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। आपको पहले भी सिखाए हुए हैं। भाषा का पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक में देखो, मुख से बोलकर कही गई भाषा मौखिक होती है। यानी कि मैं आपको बोल के समझाऊंगी, ये मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। और अगर नेताजी भाषण दे रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये भी किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का। रेडियो से आप सुनते हो, तो ये भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो यानी कि मुख से बोलकर कही गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। सेकंड है आपके लिखित। क्या कौन सी है? लिखित। लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित भाषा कही जाती है। देखो, जैसे कि मैंने ये लिखा, ये लिखकर आपको बता रही हूँ। ये क्या हो गया? लिखित भाषा। यानी कि मैं जब आपको लिखकर समझा रही हूँ, आप लिखते हो, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। ये है सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक। लिखित भाषा का उदाहरण और भी बताते हैं। समाचार पत्र, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये लिखित का ही उदाहरण है। अब सांकेतिक। सांकेतिक संकेत यानी इशारा। संकेत यानी क्या होता है? इशारा। जब कोई बात आपको इशारों में समझाता है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि सांकेतिक भाषा, जिससे आपको इशारों के माध्यम से आपको बात समझ में आ जाए। इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग मूक और बधिर व्यक्ति जो होते हैं, वे लोग करते हैं। ठीक है, इशारों से प्रकट करने वाली, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इसमें जो आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस है जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, ये सांकेतिक भाषा होगी। ठीक है, भाषा के तीनों भेद। अब देखते हैं व्याकरण। अगला पॉइंट आपके कौन सा है? व्याकरण। अगला है आपके व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं।
इसकी परिभाषा है यहाँ पर, वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण के माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है मुझको जानना है तथा, तो आप देखोगे मुझको जानना है, ये सेंटेंस सही है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बात अच्छे से समझ में नहीं आती है। आप बोलोगे मुझे जानना है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको ये सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं और दूसरा जो सेंटेंस है वह बिल्कुल सही है। तो आपको व्याकरण के द्वारा ही आपको शुद्ध लिखना और ऐसी बात जो क्रमबद्ध लिखी हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये यह आपको व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। उसके बाद में है आपके व्याकरण के अंग। क्या है? व्याकरण के अंग, ठीक है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। पहला देखते हैं हम वर्ण विचार में, वर्णों के विषय में। वर्ण विचार में आप क्या सीखते हैं? वर्णों के विषय में पहला है विचार। इसमें क्या सिखाया जाता है? वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इससे आपको वर्णों का आकार, वर्णों का उच्चारण, मिलान, नियमबद्ध ज्ञान करवाया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ण विचार के, ठीक है। ये व्याकरण का पहला अंग। व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। यह है व्याकरण का दूसरा अंग। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का स्वरूप, उत्पत्ति, भेद और नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। शब्दों का प्रकार, लिंग, वचन आदि आदि आपको शब्द विचार के अंतर्गत ही सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है आपके वाक्य विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। देखो ये तीनों ही लाइन से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों का आकार, उच्चारण से सिखाया जाता है। फिर वर्णों से जो शब्द बनते हैं, शब्दों के बारे में इस पे विचार किया जाता है। और जो तीसरा है, इसमें शब्द से जब वाक्य बनते हैं तो वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य को क्रमबद्ध लिखना, ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए। शब्दों के द्वारा वाक्यों का निर्माण करना किसमें सिखाया जाता है आपको? शब्द विचार और शब्द विचार कहलाते हैं, ठीक है। ये तीनों ही एक के बाद एक है, यानी कि व्याकरण के अंग है, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई, उसके बाद में वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। तो ये तीनों आपको लाइन से सिखाया जाता है। लास्ट में वाक्य होता है। उसके बाद में आपके लिपि वाला पद। क्या है? लिपि। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे मैं बोल रही हूँ राम, कुछ भी बोल रही, जैसे अभी भी बोल रही थी, मेरे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, जिन्हें लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं, इन्हें लिखने की, इन चिन्हों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। इसकी लिपि की परिभाषा है भाषा के लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। ये भी बोल सकते हो आप, भाषा के लिखने के ढंग को भी लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिपि, हर एक भाषा की अलग अलग लिपि
विश्व में कई भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि आपको पता है, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। ठीक है, यहाँ पे आपके दी हुई है हिंदी, सामने दी है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी, ये आपको पता ही है। अब है बोली, क्या है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती है। हर देश में अलग अलग क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है, जिसका रूप जो होता है छोटा होता है। यानी कि यह जैसे अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, मैथिली, मराठी, कन्नौजी आदि, ये है बोलियां हैं। भाषा और बोली में अंतर। अब है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली, भाषा और बोली में अंतर बता रहे हैं इधर। सबसे पहला है भाषा की लिपि होती है। क्या होती है? भाषा की लिपि होती है और बोली की लिपि नहीं होती है। ये सबसे पहला अंतर है इसका। दूसरा है भाषा का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता है। भाषा का काम सरकारी कामकाज में किया जाता है, बट बोली का काम सरकारी कामकाज में नहीं होता है। यानी कि सरकारी कामकाज में बोली का प्रयोग नहीं होता है और उसमें प्रयोग किया जाता है। भाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है। भाषा का साहित्य होता है और बोली का साहित्य नहीं होता है। भाषा में साहित्य रचे जाते हैं और रचे भी गए हैं भाषा में, लेकिन बोली में साहित्य नहीं रचा गया। अब है शिक्षा का माध्यम है। भाषा जो है शिक्षा का माध्यम है। और आगे देखो, भाषा के अंग क्या है? भाषा के अंग, भाषा के 4 अंग बताए गए, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। आपके इसमें पूरा दिया गया नहीं है, सिर्फ पॉइंट ही दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। भाषा का पहला अंग है ध्वनि, जो हम मुख से बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। उसके बाद में है वर्ण। जब हम मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती है। जब ये ध्वनियां लिखित रूप धारण कर लेती है तो ये वर्ण कहलाती है, यानी कि अक्षर। क्या कहलाती है? अक्षर। ठीक है, पहला है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ध्वनि क्या है? जब हम मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, और जब यही ध्वनियां लिखित रूप धारण करती है तो वे अक्षर कहलाती है, यानी कि वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भाषा का तीसरा अंग जो है शब्द। क्या है? शब्द। अब तो इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों से क्या बनते? वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों से वाक्य। जब कई शब्दों को मिलाकर साथ में लिखते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? वाक्य। ठीक है, ये भाषा के अंग है। ध्वनि, उसके बाद में अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। ठीक है, आपके ये चैप्टर इतना ही है। ठीक, तो आपके ये आगे है प्रश्न अभ्यास, जो आप भी कर सकते हैं अपने आप से। बहुत ही सिंपल है। आप क्लास 8 में हैं तो आपको ये आराम से आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।